और अब रुक करते हैं खबरों का। अब बात सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की, जिनकी रात चित्रकूट जेल में गुजरी है। निखत अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें 5 दिन यानी 16 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा गया, जहां उनके पति और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी बंद है। न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस जरूरत के हिसाब से जेल में ही अब्बास की पत्नी निखत अंसारी से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब एक ही जेल में रहेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत, या फिर अब्बास अंसारी के जेल को बदला जाएगा। अब्बास अंसारी की वाइफ थी, वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगी, भगा ले जाएंगी। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे। तो रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। और डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते, जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है। तो अब्बास निखत मामले में एक्शन अब बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बहू को भी जेल भेज दिया गया है। निखत अंसारी 5 दिन की न्यायिक हिरासत में है अब, और एक ही जेल में अब्बास अंसारी और पत्नी निखत है। धारा 387, 222, 186, 506, 201, 120B, 195A के तहत यहाँ केस दर्ज किया गया है निखत अंसारी पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 और 34 में मुकदमा दर्ज किया गया। जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर समेत 8 को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक अशोक सागर भी सस्पेंड हो चुके हैं। जेलर संतोष कुमार भी सस्पेंड। वहीं डिप्टी जेलर पीयूष पांडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के 5 वार्डन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। राजीव कुमार सिंह को नया जेलर यहाँ नियुक्त कर दिया गया है। अब देव शरण सिंह नए डिप्टी जेलर बना दिए गए हैं। तो जिस तरीके से निखत वहां पर पहुंची थी अब्बास से मिलने के लिए जेल में, उसके बाद ये तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से ही निखत रो रही थी, लेकिन रात में जिस तरीके से वहां पर काफी देर से वो बेचैन नजर आ रही थी। जेल सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को महिला की सामान बैरिक में रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि निखत ने गिरफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाया था, तो वहीं जेल में रात में निखत ने अंडा करी खाई थी। मुश्किलों के इस निवाले को गुटकने के बाद आंसुओं में गुजरी निखत की पहली रात। एक तरफ 1 साल के बेटे की ममता, तो दूसरी तरफ परिवार की बढ़ती हुई मुश्किलों को लेकर निखत ने बड़ी मुश्किल में करवटें बदल बदल के यहाँ पे काटी है रात। एक ही जेल में होने के बावजूद अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के बीच मीलों की दूरियां हैं। ज़ियाउल हक, ABP नेटवर्क, चित्रकूट। और 10 की दहाड़ में बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए गवर्नर अब होंगे। वहीं CP राधाकृष्णन झारखंड के नए गवर्नर होने जा रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। राजेंद्र विश्वनाथ को बिहार का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। अब इसके बाद झारखंड के गवर्नर रमेश बैस महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत राठी, उनसे जान लेते हैं इस बड़ी खबर पर। तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा देखिए यहाँ पर मंजूर हो चुका है। अब इसका किस तरीके से असर होने वाला है राजनीति पर?
देखिए, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड निर्माण से लेकर के और मुख्यमंत्री बनने तक, लीडर अपोजिशन बनने तक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहने तक तमाम पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो यहाँ के बहुत बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। महाराष्ट्र में पिछले जब गवर्नर थे तो पिछले दिनों कई विवादों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बयान इस तरह के थे कि वहां पर विवाद हो गया। फिर इसके बाद अचानक उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में कहा कि मैं एक सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, राज्यपाल के दायित्व से मुझे मुक्त कर दिया जाए। लेकिन वो जितना सामान्य देखने में सुनने में लगता है वो उतना सामान्य यहाँ उत्तराखंड में है नहीं। उत्तराखंड में उनको लेकर काफी हलचलें तेज हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस बात को लेकर गहमागहमी है कि आने वाले समय में भगत सिंह कोश्यारी का क्या रोल होने वाला है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो पढ़ने लिखने में अपना समय व्यतीत करेंगे, लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल फिगर हैं और बहुत बड़ी फिगर हैं, तो वो क्या वो सामान्य जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या जो पॉलिटिशियन होंगे उनके पास नहीं जाएंगे? क्या उनके पास समस्याएं नहीं रखी जाएंगी? और इस बात की भी संभावना यहाँ पर प्रबल हो रही है कि शक्ति का एक नया केंद्र यहाँ पर भाजपा सरकार में यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी का आज इस्तीफा मंजूर होने के बाद से ही सुबह से यहाँ पर सुगबुगाहट है कि कोश्यारी अंततः किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी पृष्ठभूमि राजनीति करने की रही है वो सामान्य व्यक्ति की नहीं रही है। वो बहुत एग्रेशन के साथ बहुत सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड निर्माण से लेकर और आज तक उत्तराखंड के लिए उनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको गिना जाता है, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिशियन रहे हैं और 2 बार सांसद और राज्यसभा सदस्य और मुख्यमंत्री बनने वाले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके भीतर एक फुल फ्लैज और एक पर्याप्त समय तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की एक टीस जरूर है। वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर देखने को भी मिलती है। अब चूंकि इस समय पुष्कर सिंह धामी उन्हीं की राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए उनके शिष्य हैं जो मुख्यमंत्री हैं, तो अब देखना ये होगा कि भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर आकर किस तरह का सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और यही देखने वाली बात होगी। इसी पर सभी की निगाहें लगी हुई। जी ठीक है अजित सिंह राठी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में पुलिस जुट चुकी है। इरफान सोलंकी के 40 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है पुलिस। जांच में सोलंकी और पत्नी नसीम के नाम से कई संपत्तियां पाई गई हैं। चकेरी में केडीए की स्वर्ण जयंती विहार योजना में 3 प्लॉट है और वहीं 3 फ्लैट में 2 नसीम जबकि 1 इरफान सोलंकी के नाम पर है। चकेरी के आशियाना इलाके में केडीए का भी एक 3 BHK फ्लैट भी मिला है। वहीं पुलिस 3 प्लॉट और 1 फ्लैट को जल्द ही जब्त करने की तैयारी कर रही है। ये सभी संपत्तियां अनुमानित 200 करोड़ की संपत्ति में भी शामिल है। तो पुलिस अब लगातार एक्शन ले रही है और सपा विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार हो रही है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बड़ी बैठक होने जा रही है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत इस बैठक में शामिल रहेंगे। महामंडलेश्वर, वकील, स्थानीय लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर रणनीति यहां बनाई जाएगी। इससे जुड़े जो अहम दस्तावेज हैं उनका भी मंथन यहां पर किया जाएगा। रामचरितमानस, सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो इस बैठक में साधु संत पर रहने वाले हैं, महामंडलेश्वर, वकील, स्थानीय लोग सभी इस बैठक में जुड़ेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा और इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर यहाँ रणनीति बनाई जाएगी। रामचरितमानस पर जिस तरीके से बयान हो रहे हैं, सनातन धर्म पर बयानबाजी, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो मथुरा में जन्मभूमि का धर्म संसद अभी आप जान लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए ये बड़ी बैठक आज होने जा रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मथुरा वृंदावन के साधु संत रहने वाले हैं, महामंडलेश्वर रहने वाले हैं, मथुरा के वकील और इसी के साथ स्थानीय लोग भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए रणनीति यहां पर बनने वाली है। मामले से संबंधित अहम दस्तावेजों पर भी यहां पर विशेष तौर पर मंथन किया जाएगा। ऐतिहासिक दस्तावेज, राजस्व, धर्म ग्रंथों के तथ्यों पर मंथन होगा। रामचरितमानस और सनातन धर्म पर जिस तरीके से टिप्पणियां दी जा रही हैं, बयानबाजियां लगातार चल रही है, इस मुद्दे पर भी चर्चा यहां पर की जाएगी। अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से। अनिल, बड़ी बैठक होने जा रही है आज। इस बैठक में तमाम बड़े मुद्दे भी रखे गए हैं, क्या अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं, आज मथुरा में एक साधु संतों की बड़ी बैठक यहाँ पर मथुरा के जो थाना गोविंद नगर के पास रेजेंसी होटल है उसमें एक आयोजित होने वाली है, जो लगभग 12 बजे यहाँ पर स्टार्ट होगी और 2 बजे तक यहाँ पर चलने की उस बैठक की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में बड़े बड़े साधु संत, महामंडलेश्वर
अधिवक्ता और मथुरा की पब्लिक और ब्रज क्षेत्र की पब्लिक और हिंदूवादी नेता इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद चल रहा है उस पर यहाँ पर प्रमुख रूप से यहाँ पर बात होने वाली है। और यहाँ पर जो राजस्व के जो पेपर हैं जिनके आधार पर ये दावा किया जा रहा है, जिनके आधार पर यहाँ पर जो वादी हैं उन्होंने मथुरा की कोर्ट में वाद दाखिल किए हैं, उन पर भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, उन पर मंथन किया जाएगा कि किस तरह से आगे की यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का जो केस यहाँ पर कोर्ट में चल रहा है उस पर भी मंथन किया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी और यहाँ पर जो बात की जाएगी कि इस तरह की आगे की रणनीति किस प्रकार से रहेगी। इसमें साधु संत प्रमुख रूप से जो यहाँ पर मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे ही दल के नेता हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। आगे रुक कर लेते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियों में भाजपा अब जुट चुकी है। निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी बीजेपी। रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीजेपी की रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदेश में अब पेश करेगी इस पूरे समिट का समापन हो रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समिट का समापन करेंगी, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 2024 की तैयारियां में भाजपा जुट चुकी है। निवेश को और रोजगार को मिशन 24 को लेकर के यहाँ पेश किया जाएगा। रोजगार के जरिए सभी युवाओं को जोड़ने की कोशिश अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस समिट को पेश करने जा रही है प्रदेश में। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार जुटी हुई है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन सबके बीच इस समिट को भी अब बड़ी उपलब्धि के तौर पर भाजपा की तरफ से पेश किया जाएगा। खास तौर पर युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस समिट के जरिए रोजगार पर लगातार फोकस दिया जा रहा है। यूपी सरकार की तरफ से रोजगार का लगातार यहाँ पर जिक्र हो रखा है। अब इसी के जरिए 75 जिलों के सभी युवाओं को जोड़ने की कोशिश बीजेपी अब करने जा रही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है अब, ऐसे में अब बीजेपी निवेश और रोजगार के जरिए मिशन 24 में जुटेगी। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर में घुस गई। हादसे में 2 मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कार ड्राइवर को भी चोटें आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जिस तरीके से तेज रफ्तार में ये कार थी बेकाबू होकर घर में घुस जाती है और उसी वक्त 2 मासूम बच्चे की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवारों में यहाँ कोहराम मचा हुआ है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है। बेटी के साथ कार से स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। सनरूफ कार में सवार हसीन का वीडियो ये देखा जा रहा है। कोलकाता के नेशनल हाईवे का वीडियो ये बताया जा रहा है। इस तरह कार पर स्टंट करना न सिर्फ जानलेवा है बल्कि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ भी है ये। और गाजियाबाद से खबर मिल रही है, तुर्की और सीरिया में भेजी गई है राहत सामग्री। C-17 ग्लोब मास्टर विमान से भेजी गई है राहत सामग्री। विमान से कंबल, स्लीपिंग मैट, सोलर लैंप और खाद्य सामग्री यहां पर भेजी गई है। भारत से लगातार तुर्की और सीरिया मदद वहां पर भेज रहा है।
क्योंकि मदद मांगी जा रही थी तुर्की की तरफ से। ऐसे में भारत आगे आया है और लगातार तुर्की की मदद यहां से की जा रही है। जवान यहां से मेडिकल के सामान भेज रहे हैं, राहत सामग्री वहां भेजी जा रही है, मेडिकल की टीम वहां भेजी गई है, एनडीआरएफ की टीमें वहां भेजी गई हैं। और अब खबर हरदोई से है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश लूट चुनौती की घटनाओं को लगातार अंजाम देता था। बदमाशों पर लूट के 33 मुकदमे पहले से भी दर्ज है। कानपुर के रहने वाले ये दोनों ही बदमाश बताए जा रहे हैं। तो पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ देखी गई है और इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। और इस बदमाश पर पहले से ही 33 मुकदमे दर्ज हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसे में इसकी तलाश लगातार पुलिस को थी और ये कामयाबी मिली है। इस मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।